गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा की आंख में चौली खत्म हुई। उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और पुलिस को उसकी 7 दिन की रिमांड मिल गई है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कांडा की कलंक कथा, कैसे उसने 10 दिन की फरारी के बाद आज बेहद नाटकीय अंदाज में दिल्ली के अशोक विहार थाने में आत्मसमर्पण किया। हरियाणा का पूर्व गृह राज्य मंत्री अपने न्यूज चैनल की गाड़ी में छुपकर दिल्ली के अशोक विहार थाने पहुंचा और सुबह 4 बजे मीडिया के भारी जमावड़े के बीच पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गोपाल कांडा ने बेहद चालाकी से सरेंडर कर दिया, लेकिन एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस का ये आरोपी अब फंस चुका है जाल में। सारी दलीलों के बाद जज साहब ने ये फैसला किया कि इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए और 7 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया जाए। साथ में हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये भी कहा कि लॉयर जो है दिन में एक बारी उससे मिल सकेंगे और 1 घंटे या आधे घंटे के लिए वहां रह सकेंगे और साथ में उसका 24 घंटे में एक बार मेडिकल होगा और उसको 7 दिन के बाद कोर्ट में फिर पेश किया जाए। गोपाल कांडा के पुलिस रिमांड को लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बचाव पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बहस के बाद हालांकि गोपाल कांडा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन ये 7 दिन पुलिस के लिए चुनौती भरे होंगे। इन 7 दिनों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को किसी मुकाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इस केस में दिल्ली पुलिस की पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है। कांडा की एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका ने दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में जिस शख्स को कसूरवार ठहराया वो शख्स कोई और नहीं, हरियाणा के सियासी गलियारों का जाना पहचाना चेहरा और तब राज्य के गृह मंत्री की कुर्सी पर काबिज कांडा ही था। लेकिन कांडा खुलेआम घूमता रहा। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद 7 अगस्त को कांडा को नोटिस भेजा, लेकिन 8 अगस्त को कांडा गुड़गांव में अपने घर से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने कांडा की तलाश में उसके हर ठिकाने पर छापे मारे, लेकिन कांडा ने 10 दिन बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कांडा ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर भले ही कर दिया, लेकिन इससे पहले घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सबसे पहले आज तक ने शुक्रवार को रात 10 बजे खबर दिखाई कि गोपाल कांडा किसी भी वक्त कर सकता है सरेंडर, और खबर देखते ही पुलिस ने अशोक विहार थाने की नाकेबंदी कर दी। डेढ़ घंटे के अंदर गोपाल कांडा के समर्थक भी पहुंच गए थाने और शुरू हो गई नारेबाजी। आधी रात को गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भी थाने पहुंचे, लेकिन गीतिका खुदकुशी केस का आरोपी 4 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा और सुबह 4 बजे कांडा की नजर आते ही उसे पुलिस ने दबोच लिया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, नितिन जैन, अनुराग ठांडा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस के सवालों में कैसे उलझ गया कांडा, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ। ये गीतिका की एक्सक्लूसिव वीडियो है। एयर होस्टेस गीतिका सिरसा की तारा बाबा कुटिया में शिवरात्रि पर होने वाले जागरण में शरीक होने जाया करती थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है 2 मार्च 2011 की, जब शिवरात्रि के मौके पर तारा बाबा कुटिया में जागरण हुआ था और इसमें गीतिका अपने परिवार के साथ शरीक हुई थी। गीतिका शर्मा और उनकी मां इस जागरण में गोपाल कांडा के पूरे परिवार के साथ बैठी नजर आ रही हैं। गीतिका की मां अनुराधा शर्मा भी उनके साथ इस जागरण में शामिल होने सिरसा पहुंची थी। वो भी गोपाल कांडा के परिवार के साथ जागरण में शरीक हुई हैं। ये दोनों परिवार जागरण में चल रहे भजनों पर जमकर नाचे भी। इन तस्वीरों को देखकर खुद ही आप समझ सकते हैं कि कितने घनिष्ठ संबंध थे इन दोनों परिवारों के। ये जो जागरण था इसमें मुख्य अतिथि थे गोपाल कांडा। गायक शंकर साहनी और पूर्णिमा ने भजन गाए थे।
चाहे बैठे रहे हों सभी परिवार वाले एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल, या फिर बाद में भजन पर नाचते हुए नजर आए हों, लेकिन कितने घनिष्ठ हैं, कितने करीबी हैं, वो इन तस्वीरों में साफ हो रहा है। पुलिस के मुताबिक कांडा के सरेंडर करने के बाद उसके खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों के बारे में पूछताछ की जाएगी और सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किए जाएंगे। हालांकि कांडा ने यह नहीं बताया है कि वो 10 दिन कहां रहा, लेकिन अब कांडा फंस चुका है सवालों के जाल में। देखिए कैसे। एयर होस्टेस गीतिका की खुदकुशी के बाद से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने खूब बयानबाजी की, लेकिन दिल्ली पुलिस के हत्थे चलने के कुछ ही घंटों में उनकी बोलती बंद हो गई। गीतिका सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा सवाल पूछे। हालांकि ज्यादातर सवालों के जवाब में गोपाल कांडा ने खुद को बेगुनाह बताया और अपना बचाव करते नजर आए। 10 दिन तक फरार रहे गोपाल कांडा के खिलाफ दिल्ली पुलिस सबूत जुटाती रही और सबूतों के साथ सवाल बढ़ते गए। जब पुलिस ने कांडा से सवाल पूछने शुरू किए तो वो कुछ ही देर में पस्त पड़ गए। आप गीतिका को जानते हो? जानता हूँ। कितने साल से जानते हो? 2006 से जानता हूँ। गीतिका को फोन करते थे? हाँ, करता था। गीतिका को इतने फोन क्यों करते थे? क्योंकि वो एक काबिल एम्प्लॉय थी। आपने गीतिका की माँ को फोन किया था? हाँ, किया था। आपने केस कराने की धमकी दी थी? ऐसा तो कुछ नहीं किया। आप अरुणा के साथ दुबई गए थे? नहीं गया था, लेकिन हमारे पास सबूत है। कांडा ने सबूत दिखाए जाने के बाद चुप्पी साध ली। कांडा ने मनदीप के फोन से गीतिका को फोन करने के सवाल पर भी इनकार किया, लेकिन मनदीप का बयान सुनने के बाद एक बार फिर चुप्पी साध ली। कांडा अपने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क गायब होने के बारे में भी कोई जवाब नहीं दे सकता। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है पूरी तरीके से, पर मैं फिर भी चाहूंगा इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन लाइव कैमरा रिकॉर्डेड हो, ताकि जिस तरह से इसने 2 बारी स्टेटमेंट मीडिया में बदली है वो अब दोबारा ना बदले। इसका लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हो और एक रिटायर्ड जज सामने बैठे इसके सामने, ताकि देयर इज नो रूम फॉर चीटिंग नाउ, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत चीट कर चुका है। सवालों और सबूतों के जाल से निकलना कांडा के लिए मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के पास पहला सबूत है गीतिका के मां का बयान, जिसमें उन्होंने गीतिका की मौत से 2 दिन पहले फोन करने का इल्जाम लगाया था और धमकी दी थी कि गीतिका पेपर साइन करे, वरना कांडा केस रजिस्टर कराएगा। कांडा के खिलाफ दूसरा सबूत है मोबाइल के रिकॉर्ड, जिसके मुताबिक घटना से पहले कांडा की गीतिका से खूब लंबी लंबी बातें हुई और कांडा के ही कर्मचारी मनदीप ने पुलिस को बयान दिया है कि वो कांडा उसके नाम से लिए गए फोन से बात किया करता था। कांडा के खिलाफ तीसरा सबूत है कांडा का दुबई दौरा। पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं कि कांडा अरुणा के साथ दुबई गया था, जहां गीतिका ने दूसरी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की थी। कांडा के खिलाफ चौथा सबूत है गीतिका के ईमेल्स। पुलिस के पास मौजूद एक ईमेल में गीतिका ने अरुणा को लिखा था कि वो हर हाल में कामयाब होकर दिखाएगी, फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले। शिवेंद्र श्रीवास्तव, नितिन जैन, अनुराग ठांडा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। गीतिका पर कांडा ने इतनी रहम क्यों की, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे कांडा के परिवार के करीब था गीतिका का परिवार और कैसे दौलत आने के साथ बदलता गया कांडा का अंदाज। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिरसा की। तारा बाबा की कुटिया में भक्त नाच रहे हैं और हरे रंग का सूट पहने गीतिका बजा रही है ताली। कांडा के साथ सिरसा में गीतिका, जागरण में गीतिका का परिवार। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सिरसा की तारा बाबा कुटिया में शिवरात्रि के पर्व पर होने वाले जागरण में शरीक होने पहुंची थी 2 मार्च 2011 को। इसमें गीतिका अपने पूरे परिवार के साथ शरीक हुई। गोपाल कांडा एक ऐसा नाम जिनकी हरियाणा में तूती बोलती है। हरियाणा जैसे बड़े प्रदेश के कद्दावर मंत्री, दौलत की इनके पास कमी नहीं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। गोपाल कांडा की सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांडा ने पिछला चुनाव
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। 2009 में सिरसा से चुनाव जीतने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शामिल किया। कांडा को गृह विभाग के साथ साथ नगर निकाय का भी स्वतंत्र जिम्मा सौंपा गया। साथ ही उद्योग और वाणिज्य विभाग का भी राज्य मंत्री बनाया गया। राजनेता के तौर पर रसूख और बतौर उद्योगपति पूरे हरियाणा में पहचान बनाने के बाद कांडा के अंदाज बदलते देर नहीं लगे। गोपाल कांडा तकरीबन 38 कंपनियों में डायरेक्टर है और इन सभी 38 कंपनियों में 19 बड़े पदों पर महिलाओं या फिर लड़कियों को नियुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन लड़कियों की उम्र और अनुभव इन ओहदों को देखते हुए दोनों ही चीज काफी कम है, लेकिन शायद इसे गोपाल कांडा का महिला सशक्तिकरण ही कहा जा सकता है। सिरसा के लोग जानते हैं कि गोपाल कांडा ने पहले नॉवेल किराए पर देने का काम शुरू किया था, लेकिन धंधा नहीं चला। फिर खोल ली चप्पल की दुकान, धंधा तो ये भी नहीं चला। लेकिन इसके बाद सिरसा छोड़कर गुड़गांव पहुंचे कांडा ने प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ क्या डाला, दौलत की बरसात शुरू हो गई। कांडा ने सिरसा में भी महलनुमा घर बनवाया और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। भारत में जिन अफवाहों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों में दहशत भर रखी है, वो अफवाहें सरहद पार से फैलाई गई हैं। जांच एजेंसियों ने अफवाहों का सिरा पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले एसएमएस पाकिस्तान से भेजा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एसएमएस भेजकर भारत का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई है। गृह सचिव ने कहा है कि भारत इसे लेकर गंभीर है और मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह का यह बयान है, बहुत गंभीर बात है ये, क्योंकि इतने दिनों से ये तमाम मुद्दा चल रहा था कि आखिर ये भड़काऊ एसएमएस जो हैं वो आ कहां से रहे हैं। ये भी बताया गया कि अगर जो हिंसा भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं उनका नाम बताया जाएगा। उस पर इनाम की घोषणा भी हुई। लेकिन अब ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान से आया था वो एसएमएस जिसने अफवाह फैलाई थी। False images which were being circulated to incite the violence, and false images were so false that you can't imagine. And people, number of people, who, some photographs were being circulated, which had photographs of people who had died in a cyclone, and they were being portrayed as people who have been killed in violence in Myanmar. The photographs of damage in an earthquake, and they were being circulated as, houses of minority community damaged in the violence in Bodo territorial area districts. Sir, have you identified who are the groups? Yes, and what we did was, number one, of course, we banned the bulk SMSs and the MMSs. Number two, we set up 2 units in two separate agencies. We have 2 separate intelligence agencies. We set up 2 units. अभी तक ये सवाल बहुत पेचीदा था, क्योंकि इस पैमाने पर पलायन चल रहा था अलग अलग राज्यों से पूर्वोत्तर की तरफ कि सरकार भी बौखलाई हुई थी कि दरअसल ये हो क्या रहा है। लेकिन अब जो ये मामला पूरा सामने आया है, हम आपको सीधे लिए चलते हैं राहुल कमल के पास। राहुल, पहली बार ये मामला है, एकदम सन्न रह जाता है दिमाग ये सोचकर कि इस तरीके से एसएमएस के जरिए इस तरह की अफवाह फैलाई जा सकती है, वो भी पाकिस्तान से भेजा हुआ। अब आधिकारिक स्तर पर यह बात उठाई जाएगी पाकिस्तान से? श्वेता, अभी हमारी होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह से बड़ी लंबी बातचीत हुई है और अब तक ये बहुत बड़ा रहस्य था कि एकाएक इतनी अफरा तफरी, इतना पैनिक हुआ कैसे। तो इस बात की जितनी भी हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मॉनिटरिंग कर रही थी और उस मॉनिटरिंग के जरिए ये निकला है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन मैसेजेस को भेजा गया। कई सारी जो इमेजेस थी, तस्वीरें थी अलग अलग जगहों से, कुछ अफ्रीका से, कुछ अर्थक्वेक की तस्वीरें, कुछ कहीं पे राइट्स हो रहे थे वहां की तस्वीरें, उनमें इस तरह की पट्टियां बनाई गई, इस तरह से दिखाया गया कि ये भारत में हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न के उत्तर पूर्व से जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इस तरह से एमएमएस भेजे गए, एसएमएस भेजे गए। भारत सरकार ने हम लोगों को बताया है कि वो बहुत आधिकारिक तरीके से जल्द अगले महीने
मुलाकात होने वाली है विदेश मंत्री एस एम कृष्णा की हीना रबानी घर से। बहुत जल्द ये मुद्दा उठाने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि वो इस बात को भी समझते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से मना कर दे, लेकिन उनका मानना है कि चूंकि टेक्निकल सबूत है, क्योंकि इस बात का उनका बहुत ठोस सबूत है कि पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान को इस बारे में जवाब देना होगा कि आखिरकार वो इस तरह की हरकत क्यों कर। जी वाकई शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल कमल हमें ये जानकारी दे रहे थे। बहरहाल वाकई सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान जो तमाम सबूतों के होने के बावजूद इन बातों को नकारता रहा है कि इस तरह की कोई वारदात वहां से हुई है, वो इस मामले को न नकारे। क्या ऐसा हो सकता है? असम से उठी आंधी ने पहले मुंबई को हिलाया था, फिर अफवाहों की बारिश ने बैंगलोर को बेहाल कर दिया। रेल की पटरियां नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बोझ तले दबने लगी। गुवाहाटी में अब भी बैंगलोर छोड़कर आए लोगों का रेला है। अफवाहों के सिर पैर नहीं होते, लेकिन अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। ये अफवाहों का ही नतीजा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के हजारों भाई बहन दिल में दहशत लेकर अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार उनका हाल क्या है और आखिरकार क्यों अपनी जमी जमाई जिंदगी को छोड़कर वो वापस आ रहे हैं। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह, बेंगलोर से गुवाहाटी तक का लंबा और थकाऊ सफर। उम्मीदों और सपनों को कुर्बान करके जिंदा दिल लोगों की एक मायूस भीड़ गुवाहाटी आ पहुंची है। सहमी हुई आंखों में सदमा है, बाजू में धरी है बरसों में जमा की गई सहूलियतें। जितना समेट सके समेट कर चले आए। एक अफवाह सी उठी थी उस रोज, और बस सच और झूठ की परवाह किए बगैर ये लोग बेंगलोर से भाग निकले। 3 दिन और 2 रात का सफर करने के बाद बैंगलोर की स्पेशल ट्रेन में हजारों लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। मैं इस समय हूं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं व्हीकल्स का कि उन्हें व्हीकल्स मिले, यहाँ से नजदीकी बस स्टैंड तक जाने के लिए, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। एक घर बदलने में ही कितनी मुश्किल होती है, यहाँ तो जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। लेकिन साथ ही एक सुकून भी है, सुकून अपनी मिट्टी का, अपने लोगों का। नहीं, अभी तो अपना जगह तो अच्छा ही मेरे सेफ्टी रहता है कहीं भी। गुवाहाटी स्टेशन ने एक साथ इतने लोग कभी नहीं देखे। जत्था का जत्था पहुंच रहा है। जिस बदहवासी के साथ बेंगलोर छोड़ा था, वो बदहवासी अब नहीं है। फिर भी डर का एक कतरा हर आंख में देखा जा सकता है। कई लोग 20 से 25 हजार की नौकरी छोड़कर आए हैं। कोई कारोबार छोड़कर लौटा है। किसी का वो घर वहीं छूट गया जिसे बनाने में अपनी उम्र का एक हिस्सा निकाल दिया। बस इतना सा संतोष है कि एक घर वहां भी है जहां खेल कूद कर बड़े हुए। घर में जो है जमीन जायदाद उसी में हम लोग ये कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। बेंगलोर से इसलिए भागे क्योंकि जिंदगी को खतरा महसूस हुआ। अब गुवाहाटी लौटे हैं तो रोजगार की परेशानी मुंह बाए खड़ी है। घर परिवार कैसे चलेगा, इसी चिंता में घुले जा रहे हैं। क्या करूं, मजबूर हो गया। अभी हस्बैंड का साथ वो क्या काम करेगा, उसका साथ रहना पड़ेगा।